हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की ये जो क्लास है वो 10th क्लास के लिए रहेगी और मैथ की रहेगी। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 की मैथ की बात करेंगे। और मैथ की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम उसको आज पढ़ाएंगे आपके लिए। और ये वन शॉट क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में हम पूरी कोऑर्डिनेट के लिए बहुत अच्छे से आपको हल कराएंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। अनसोल्ड पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हल कराएंगे। और ये एक क्लास में मैं आपके लिए परफेक्ट कर दूंगा बिल्कुल, किसमें, कोऑर्डिनेट में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। इस एक ही क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या निर्देशांक ज्यामिति। तो कक्षा 10 और मैथ की ये क्लास है बेटा। और एक्सरसाइज जो है हमारी वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक चीजों को अच्छे से समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, फिर इनके फॉर्मूला पढ़ेंगे। उन फॉर्मूले से आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक एक करके हल करेंगे। और वो क्वेश्चन आपके अनसोल्ड पेपर के होने वाले हैं सबके सब। और मैं श्योर हूं और 101% आपके लिए एक्सरसाइज सिर्फ एक ही क्लास में मैं पक्की करा दूंगा। और ये भी बता देंगे हम आपके लिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस फॉर्मूले से हल होते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वन क्लास है ये, केवल एक ही क्लास में आपकी निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका मतलब समझें आप क्या है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कोई भी जो वस्तु है हमारी, ठीक है, या कोई पॉइंट है, उसकी स्थिति का वास्तविक निर्धारण करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता लेते हैं। ठीक है, कैसे, मैं समझाता हूं आपके लिए। कोई भी बिंदु यदि किसी तल पर स्थित है, यदि किसी सरफेस पर स्थित है, तो वो टू डायमेंशनल है। और टू डायमेंशनल होने पर हम उसकी स्थिति का एक्सप्लेनेशन करते हैं भुज और कोटि के आधार पे। ठीक है, एक्स और वाई अक्ष पे आधार पे हम क्या करते हैं, उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें रहने वाली हैं बेटा। वैसे तो विमाएं तीन होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या है आपकी एक जेड अक्ष होती है। ठीक है ना, वो 3D आकृतियों में होती है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट में हम केवल 2D की बात करेंगे, टू डायमेंशनल की बात करेंगे, जिनमें एक एक्स अक्ष होगी और एक वाई अक्ष होगी। एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो निर्देशांक ज्यामिति है वो केवल और केवल एक्स और वाई अक्षों से क्या हो जाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, ये मैं कार्तिकीय तल बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये जो होती है बेटा इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस इंग्लिश का वर्ड है और अक्ष आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स का जो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, इसका जो दूसरी साइड रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का एक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसके लिए। वो y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इस x अक्ष को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं बेटा, भुज कहते हैं इसके लिए। और इस y अक्ष को कहा जाता है कोटि। तो इस कार्तिकीय तल के अनुसार जब हम किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं तो वो निर्धारण हम एक्स और वाई के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है,
निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी और अपने दिमाग में उसको सेट करना होगा और हमेशा आपको याद रखना है कि x सबसे पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा। अर्थात किसी बिंदु के निर्देशांक शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपको याद रखना है कि x पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा। अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूं x, y। ठीक है, ये आप समझ लें अच्छे से। x, y का मतलब है कि x अक्ष पहले है और y अक्ष बाद में है। यदि कोई बिंदु हमने दिखाया है 2, 3, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 तो x अक्ष पर है और 3 इनमें क्या है, आपका y है। अर्थात 2 भुज है और 3 क्या है, आपका कोटि है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, x पहले और y बाद में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं और इसमें लिखने का जो प्रोसेस होता है, जो बिंदु हम शो करते हैं उनको हम लिखेंगे हमेशा x, y। x पहले ही रहेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। या जो बिंदु आपको दिए गए हैं उनमें पहला वाला x है और दूसरा जो कॉमा लगा के दूसरा बिंदु होता है वो क्या होता है, हमेशा y होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु है ये। इसको इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे ना तो x का कोई वैल्यू है ना ही y का कोई वैल्यू है। अर्थात ये जो पॉइंट है यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, क्योंकि यहीं से लाइन स्टार्ट हुई है तो इसे हम मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, इतनी बात यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। केवल दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एक तो इस एक्सरसाइज में प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उन फॉर्मूले के आधार पर कोई क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है वो एक एक करके मैं आपको हल करके दिखाएंगे। उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इट्स माय चैलेंज। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, ये जो होते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है पहला, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ है, अर्थात फोर्थ क्या है आपका सेगमेंट है इसका। तो हम बोलेंगे इसके लिए क्या, प्रथम चतुर्थांश है ये प्रथम चतुर्थांश है बेटा। इसमें x का वैल्यू भी क्या होता है, प्लस होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो यदि कोई बिंदु आपको ऐसे दिया जाए, कैसे, जिसकी दोनों वैल्यू x अक्ष और y अक्ष दोनों वैल्यू क्या हो, प्लस हो। जैसे मैंने लिखा 5,2। ठीक है, 5,2 एक ऐसे किसी बिंदु के निर्देशांक हैं जो प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित होंगे। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे भुज भी प्लस में है और कोटि भी प्लस में है, अर्थात x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित होगा। ये बिंदु यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा। यदि मैंने यहाँ पे कहीं माइनस लगा दिया, -5,2, तो अब ये प्रथम चतुर्थांश में नहीं होगा। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा कि माइनस और प्लस से आप पहचान सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में उपस्थित होगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बेटा, दोनों मान प्लस के होते हैं और ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या है, माइनस है और y का वैल्यू यहां पे क्या है, प्लस है। तो यदि किसी बिंदु के मान में पहला वाला जो है x माइनस है और दूसरा प्लस है, अर्थात y प्लस है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा और ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। इसमें x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, अर्थात x और y के मान दोनों माइनस हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित होगा ऐसा बिंदु। और ये है आपका चतुर्थ, अर्थात चौथा चतुर्थांश, फोर्थ सेगमेंट है ये इसका। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जरा ध्यान से आप देखें, इसमें y माइनस होता है बट x प्लस होता है। तो यहाँ पे आप पहला बिंदु तो प्लस, क्योंकि मैंने बोला x पहले और y बाद में,
तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। यदि इस कंडीशन में कोई बिंदु आपको मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि वो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बहुत सिंपल सा एक डायग्राम मैंने बनाया है कार्तीय तल का। इससे आपको समझ में आता है कि चतुर्थांश कैसे डिवाइड होते हैं। प्लस प्लस है तो वो प्रथम चतुर्थांश में है, कोई बिंदु आपके लिए माइनस प्लस दिया हुआ है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, इनसे आप समझ जाएंगे। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है। ठीक है, इतना आप समझ लें। अब हम इसके बाद इसको इरेज करके फॉर्मूले लिखते हैं, और फॉर्मूले लिख के हम क्या करेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं बेटा, और आगे की बात करते हैं हम। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे हम। पहला जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से यदि हमें दूरी निकालनी है किसी बिंदु की, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा बेटा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो बिंदु आपको दिया है उसको आप एक्स और वाई मान के क्या करेंगे, मूल बिंदु से जब दूरी निकालेंगे तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला होगा आपका वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है, जो दो बिंदु आपको दिए जाएंगे बेटे, उनमें आप पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, दो बिंदु आपको दिए जाएंगे, मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपके लिए। जैसे एक बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, ठीक है ना, और ये बिंदु आपका क्या है, ए है, और एक बिंदु आपका बी है जिसके निर्देशांक माइनस का, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, 2 के स्थान पे माइनस का 4,5 है, कुछ इस तरीके से है। तो आपको बोला गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसको ड्राइव करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, पेंसिल से, ठीक है, क्या लिख लेंगे, जिससे कि आपको आसान रहे, थोड़ा सा याद रहे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है आपका x2 है, और ये y2 है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहाँ जो फॉर्मूला है वो अभी लिखता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा बेटा आपका वो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 प्लस क्या करेंगे आप, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। थर्ड जो फॉर्मूला है बेटा आपका नंबर 3 पे, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। कोई एक लाइन दे दिया आपके लिए, ठीक है, या दो बिंदु दे दिए हैं, तो उन बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, या कोई एक लाइन है तो उसके लाइन का मध्य बिंदु क्या होगा, उसके लिए होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, मध्य बिंदु बोला गया है तो जो बिंदु होता है उसमें भी तो एक्स और वाई ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, यहां से तो x निकल के आएगा बेटा, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से y निकल के आएगा। तो ये जो है वो x का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो है वो किसका हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया। चौथा जो फॉर्मूला रहेगा आपका नंबर 4, नंबर 4 पे क्या करेंगे हम, ठीक है, हम लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक जो उसे m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है,
और आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से ये दो प्रकार से होता है। तो जब कोई बिंदु, ऐसे लिखते हैं, आंतरिक रूप से किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। एक कोई रेखाखंड है तो उसके लिए कोई बिंदु m1 और m2 अनुपात में, यानी किसी अनुपात में उसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उस समय उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप समझ लें अच्छे से, ये आंतरिक भी होता है और ये बाह्य भी होता है। तो जब बाह्य रूप से विभाजित करता है तो उसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बट यहाँ पे प्लस आएगा आपका। तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये क्या है, आपका एक लाइन है, ठीक है, ये एक रेखाखंड है। माना कि इसका ये वाला बिंदु ए और ये वाला बिंदु क्या है, आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई रेखाखंड आपका जा रहा है या फिर कोई एक ऐसा बिंदु है, इस रेखाखंड पर कोई एक ऐसा बिंदु है या फिर कोई एक लाइन ऐसे गई है जो इसके लिए m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। जब ये लाइन या फिर ये बिंदु इसके लिए क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई अनुपात तो होगा ही होगा, किसी ना किसी रेशियो में तो ये डिवाइड हुआ ही होगा। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। तो माना कि ये वाला अनुपात इसका क्या है, m1 है, और ये वाला भाग क्या है, आपका m2 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। माना कि ये बिंदु आपका P है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमें लिखना है। तो ये अभी क्या है, आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहा है। जब कोई बाह्य रूप से इसको विभाजित करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो किसी रेखाखंड को m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ m1 m2 माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसका जब निर्देशांक निकालेंगे तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसी कंडीशन में ये होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 वटे m1 प्लस m2। समझ लेना अच्छे से, यहां से केवल आपको x मिलेगा, ये जो है वो वहां से क्या मिलेगा, आपको x मिलने वाला है। कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है। आगे y के लिए करेंगे तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 वटे m1 प्लस m2, और यहां से क्या मिलेगा, आपको y मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो यहां से हल करने से आपको x मिलेगा, यहां से हल करने से आपको y मिलेगा, और x और y उस बिंदु के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, जो किसी रेखाखंड को m1 m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और यदि ये बाह्य रूप से विभाजित करता है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों जगह पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बाह्य रूप से हो जाएगा, बट हमारे लिए ज्यादातर सवाल जो होते हैं आपके आंतरिक रूप से विभाजित करने के लिए आते हैं। नंबर 5, अगला जो आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा बेटा संरेखीय होने का प्रतिबंध। संरेखीय होने का प्रतिबंध, ठीक है। संरेखीय होने का मतलब होता है एक ही रेखा में होना, एक सीधी लाइन में होना। अब आप मुझे ये बताइए, एक सीधी लाइन होने के लिए कम से कम मिनिमम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। दो बिंदुओं से तो हमेशा एक सीधी लाइन ही खींचेगी, तब तो कभी जिगजैग हो ही नहीं सकती है, वो टेढ़ी हो ही नहीं सकती है। लेकिन यदि हमें वेरिफिकेशन करना हो दो से अधिक, दो बिंदुओं पे तो सीधी लाइन खींचेगी हमेशा, कभी टेढ़ी नहीं होगी। लेकिन यदि हम 3-4 बिंदुओं को कहें तो वो सीधी लाइन कब होगी, जब वो एक ही लाइन में आए, एक ही रेखा में आए, है ना। 3 बिंदु यदि मैंने इस कंडीशन में लिए, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, क्या ये लाइन कभी सीधी हो सकती है, ये तो ऐसे करके टर्न कर जाएगी, ठीक है, नहीं हो सकती। तो मतलब 2 से अधिक बिंदु संरेखीय हो, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में आए, तो उनका क्या प्रतिबंध होगा, उनकी क्या शर्त होगी, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं।
तो संरेखीय होने का प्रतिबंध मतलब मिनिमम 3 बिंदुओं के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। कोई बिंदु ए है ना, और कोई बिंदु ए है तो ए के निर्देशांक ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 2,3 है, और वी है कोई बिंदु, इसके निर्देशांक -1,0 है, कोई बिंदु सी है, इसके निर्देशांक -5,6 है। अब ये शर्त बोली जा रही है कि ये बिंदु संरेखीय हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके संरेखीय होने का एक प्रतिबंध लगाएंगे। यदि इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करता है तब तो ये संरेखीय होंगे, और ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो संरेखीय नहीं होंगे, फिर लाइन क्या होगी, टेढ़ी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें संरेखीय होने का प्रतिबंध 3 होगा, x1 y1, 3 बिंदु होंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x1 ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस का y1 प्लस x3, ठीक है। यहां ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना, y1 माइनस का y2, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इज इक्वल टू 0। यहां पे इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, आप तीनों बिंदुओं के मान रखेंगे, और यदि बराबर 0 आता है तो संरेखीय होने का प्रतिबंध है, फिर वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। और यदि आपने यहाँ पे हल किया और बराबर 0 के नहीं आया तो फिर वो बिंदु संरेखीय नहीं है, अर्थात एक लाइन में नहीं है, एक सीध में नहीं है, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा संरेखीय होने का प्रतिबंध x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। यहीं से एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि आपको निकालना है ना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको यही वाला फॉर्मूला रखना है और आगे सिर्फ क्या करना है, 1/2 लगाना है। इस फॉर्मूले को आप पूरे को सेम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस का y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हो जाएगा कितना बेटा, y1 माइनस का y2। सेम फॉर्मूला आपको रिपीट कर देना है, बस आगे क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट में लिख के 1/2 आगे लगाना है। तो इसको हल करने से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इस त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, जिन 3 बिंदुओं से वो त्रिभुज मिलकर बना है। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसमें 3 ही बिंदु होंगे। उन तीनों बिंदुओं के, ठीक है ना, उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लेंगे आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस फॉर्मूले में रखेंगे, हल करेंगे। इसको हल करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो केवल कितने फॉर्मूले हैं आपके सामने बेटा, ठीक है, 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूले से संबंधित हम आपके लिए अभी क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हल कराते हैं। एक प्रश्न तो आपको जरूर आएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ये हो सकता है कि उसे किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालिए या फिर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये वाला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का कोई ना कोई सवाल हमें रहेगा ही रहेगा, चाहे वो MCQs में रहे या फिर आपके 2 नंबर में या 1 नंबर में रहे, ठीक है, या फिर आपका इसका एक सवाल रहने के चांसेस रहते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उसे M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि संरेखीय होने का प्रतिबंध का भी सवाल आपको मिल जाता है। तो एक एक करके इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अनसोल्ड पेपर में पूछे गए हैं सन 2025 के सेट में, ठीक है, 7 सेट होते हैं सन 2025 के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट से पूछे गए हैं एक एक करके हम यहाँ पे हल कराते हैं। आप क्या करें बेटा, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसे नोट कर लें और इनको याद कर लें अच्छे से, ये एग्जाम में काम आएंगे बेटा आपके लिए, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में एक वीडियो में हम करा भी चुके हैं, जो मैंने उसके समांतर श्रेणी की एक एक्सरसाइज कराई थी। तो ये अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है, इसको ही हम हल करने वाले हैं। पहले सेट में एक सवाल दिया हुआ है MCQs का, ये सवाल है 1 नंबर का, ठीक है, बट इसको मैं करके आपको बताता हूँ कैसे आप हल करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, बिंदुओं
बिंदुओं 2,3 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ये क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर में भी रहेगा, है ना। कभी कभी 2 नंबर में होता है, कभी 1 नंबर में है। तो आपको क्या करना है, ये एमसीक्यूज में है तो अभी तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको हल करना है इसके लिए। और 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप कच्ची पेंसिल से, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे क्या बेटा, x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि जब हम फॉर्मूले में ड्राइव करते हैं, वैल्यूज को हम रखते हैं इनके, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं ये x1 y1 है, x2 y2 है। जब हम इसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। फॉर्मूला आपको लगाना है क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, लिखेंगे आप बीच की दूरी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, आप जो इनके बीच की दूरी निकालनी है आपके लिए, उसके लिए इनके मान रखेंगे। तो x2 कितना है आपका 4 है, ये माइनस आ गया, x1 कितना है आपका 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है आपका 3, ठीक है, का होल स्क्वायर। समझ लें आप अच्छे से, बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया। फिर हमने बिंदुओं को पहले से ही मान रखा है, क्या x1 y1 x2 y2। जरूरी नहीं होता है कि ये x1 y1 करें आप, यहाँ पे भी यदि आप x1 y1 और इसको x2 y2 करते हैं तब भी हल करने से सवाल वही आएगा, जो आप आंसर वही आएगा आपका जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, तो हम रखेंगे यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 4 है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस का चिन्ह आ गया, ये y2 का जो वैल्यू कितना है 1 है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ गया, y1 का वैल्यू कितना है आपका 3 है। तो जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 बचा, माइनस के 2 पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और ये दूरी तो आपकी चल ही रही है जो आपको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बेटा, इसको लिख सकते हैं कितना 2√2, जो बीच की दूरी आपकी आई है वो कितनी आई है 2√2 मात्रक, है ना। पीछे क्या करेंगे हम, यूनिट का लिखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई यूनिट दी नहीं गई थी तो हम पीछे मात्रक लिख सकते हैं। बट फिजिक्स में तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि जो भी न्यूमेरिकल आप हल करते हो उसमें उसका मात्रक देना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, ठीक है। हमारे पास नहीं है इस समय, नहीं पता हमें ये सेंटीमीटर में है, नहीं पता ये मीटर में है, तो हम पीछे लिख देंगे मात्रक, और ये आपका क्या हो गया है, हल हो गया है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसके लिए आप इस तरीके से हल करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं, यहीं पे अभी स्पेस है और इसी सेट का ये प्रश्न है एमसीक्यूज का। यहाँ पे है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। आपसे पूछा है कि इसकी मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, वो आपको निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन है एक, बिंदु माइनस का 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो आप इसको हल करेंगे बेटा और फॉर्मूले पे जाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला जो है, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, अंडर रूट के अंदर होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, एक्स ये है और वाई ये है, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है ये, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 अर्थात 64 हो जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट में 100 आएगा। और 100 जो होता है वो 10 का क्या होता है, ठीक है। 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये जो है वो मूल बिंदु से दूरी आई है बेटा आपके सामने, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी आप ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो हमने यहाँ पे हल कराई है आपके लिए, मूल बिंदु से दूरी का ये वाला फॉर्मूला से हम इसको सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी आपके फॉर्मूले उनसे एक एक क्वेश्चन आपको हल कराते हैं, या फिर अनसोल्ड पेपर में जितने भी सवाल आपको दिए गए उनको हल कराते हैं। आप समझिए बहुत अच्छे से, ये वन शॉट क्लास है, निर्देशांक ज्यामिति आपको कंप्लीट ही करनी है इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला जो एक प्रश्न है बेटा आपका, इसको हम हल कराते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ठीक है, जो बिंदु इसमें दिए गए हैं बेटा, उसमें एक ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 3,4 तथा बी बिंदु है बेटा, और इसमें बी के निर्देशांक है -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ए और बी से मिलकर एक रेखाखंड बन रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में कर रहा है, 3:2 में विभाजित कर रहा है, 3:2 में विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है। समझ लें आप अच्छे से, ये क्वेश्चन है, ये आंसर पेपर में पूछा गया था आपसे। और है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, दो बिंदु आपको दिए गए हैं जो रेखाखंड बनाते हैं ए और बी, ठीक है। इस रेखाखंड को एक बिंदु है जो 3:2 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हल करने में हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा बेटा, और ये आपका हो जाएगा m1 m2, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, हमें हल करने में आसानी होगी उसके मान को रखने में, ठीक है। तो बिंदु के निर्देशांक आप लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक, या मान लो कि माना वह बिंदु क्या है, P है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या था आपका, बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ब्रैकेट में लिखा था आपने m1x2 प्लस m2x1 वटे m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो किसके लिए होगा, y के लिए होगा, तो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 वटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम क्या करेंगे, सब मानों को हमने क्या कर दिया है, उनकी नाम दे दिए हमने कि ये जो है इस बिंदु को हमने x1 y1 बोला है, इस बिंदु को x2 y2 बोला है, अनुपात आपका m1 m2 है। ये सभी मान यहाँ पे रिप्लेस कीजिए आप। m1 कितना है, m1 3 है, मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे x2 -2 है, ठीक है। तो -2 है तो हम क्या करेंगे, इसको -2 इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा आपका। m2 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू कितना है, 3 है,
वटे कितना है m1 प्लस m2, इसे आप लिखेंगे 3+2। यहां से हल करके जो आएगा वो केवल x होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, m1 3 है बेटा, मल्टीप्लाई x2 कितना है सर, -1 है तो -1 लगा दिए, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। m2 का वैल्यू कितना है 2 है, मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू कितना है बेटा, y1 का वैल्यू 4 है, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 3+2। इसको हल करने से जो आएगा वो y होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें आगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से बेटा हो जाएगा कितना 6 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बट ये माइनस का होगा, बटे में कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, यहाँ पे देखो माइनस का 3 आएगा बेटा, और कितना हो जाएगा ये 2 चौक 8 हो जाएगा, बटे में कितना होने वाला है 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक, ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से तो ये वाला टर्म तो हो गया कितना 0, अगले टर्म में क्या हो जाएगा 8 से 3 को कम करेंगे तो आएगा आपका 5/5, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि बिंदु आपने माना, चाहे आप उसे पी बिंदु मान सकते हैं, जो भी आप माने, वो जो बिंदु था ना आपका वो क्या कर रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक आपके 0,1 है, जो उस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए आपके 0,1, तो ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आगे की बात करेंगे हम, आगे कितने तरीके के प्रश्न अभी पूछे गए हैं। एक सवाल आता है आपका कि एक रेखाखंड है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि आपके लिए एक रेखाखंड दे देंगे ए और बी, ठीक है। ये ए बी हमारा एक रेखाखंड है, यहाँ पे ए के निर्देशांक माना कि 2,3 है, और इसके निर्देशांक माना कि 5,7 है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड के 4 बराबर भाग करने हैं आपके लिए, तो उन 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहले तो हम ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, माना कि ये बिंदु कितना है आपका पी है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए और पी के मध्य बिंदु निकाल लेंगे, माना कि इसका निर्देश, इस बिंदु को हमने माना है P1 है। फिर हम क्या करेंगे, P और B के बीच का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, इसे हम मान लेंगे P2 है। तो इस प्रकार से 3 बिंदु बीच में आएंगे, जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक क्या है आपके ये हैं, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, और इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा सवाल आपका हल होगा सिर्फ किस फॉर्मूले से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। मध्य बिंदु के निर्देशांक से आप क्या करेंगे, पहले ए बी का मध्य बिंदु P हो जाएगा, और ए और P का मध्य बिंदु माना कि P1 है, और P और B का मध्य बिंदु आपका क्या है P2 है, ठीक है। तो इस रेखाखंड पे 3 ऐसे बिंदु होंगे जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन हो सकता है। बाकी एक सर्रेखीय होने का प्रतिबंध ढूंढते हैं, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला, ठीक है, और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं उन पे आप एक एक करके सवाल को हल कीजिएगा। हर फॉर्मूले से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको हल कीजिए। आपका पेपर में पूछे जाने वाला जो भी प्रश्न होगा वो आप 100% उसे आसानी से हल कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं वो आपको याद करने हैं, और प्रत्येक फॉर्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए डेली बेस प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।